डोमेस्टिक वायलेंस जब बात आती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली थप्पड़। जैसे यूएस में किसी भी थेरेपिस्ट को मिलना लोगों को नॉर्मल लगता है। कल्चरल डिफरेंस डेफिनेटली है इंडिया में और बाहर। झाड़ फूक करवाने में 50,000 लगा देंगे बट डॉक्टर को 500 रुपए नहीं देंगे। तो इसको दिमाग को हम सही तरीके से क्यों नहीं देखते? दिमाग को अपना पार्ट ही नहीं समझते। इसको तो सबसे ज्यादा ध्यान दें हम। डिप्रेशन है तो चुप रहो। डिवोर्स इज ऑल्सो टैबू। डिवोर्स डॉटर इज मच बेटर। कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ अपनी मैरिज को खींच रहे हैं? 70%। मेन हाइड देयर इमोशंस। बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। वी डोंट टॉक अबाउट इट अंटिल इट हैपेंस टू द सेलिब्रिटीज। तो साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। या दैट इज अ प्रॉब्लम। एनिमल भी फिल्म आई थी और भी हाँ। कबीर सिंह आई। पर लड़कियों को ये नहीं पता अगर ऐसा लड़का जिंदगी में सच में आ जाए तो क्या होगा। Dr. Aninda Sidana, welcome to the Deep Root Talks. Thank you, Supreet. It has been a long time and thanks a lot. Looking forward to the meaningful conversation. हाँ जी, नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत डीप रूटेड बातें होने वाली हैं। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं और प्लस and you're very passionate about psychiatry and you come from a family of eminent psychiatrists. Dr. Roop Sidana, आपके फादर, आपके मदर, आपके सिस्टर सब साइकाइट्रिस्ट हैं। you're come एक घर पे माहौल कैसा रहता होगा कि हाँ, सब लोग हमसे पूछते थे कि ऐसा तो नहीं है डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक दूसरे को डायग्नोज कर रहे हो कि इसको आज गुस्सा आ रहा है इसको दवाई दी जाए। नहीं, बट वैसा नहीं होता। बट ये है कि हाँ, बचपन से हम लोगों को साइकेट्री बीमारियों के बारे में ज़्यादा मालूम था। पापा के बताते थे कि कन्फ्यूजन हो गया पेशेंट को या गुस्सा आ गया, इंस्टेड की बुखार और टाइफाइड के बारे में कम मालूम होता था। जैसे साइकेट्री का एक स्टिग्मा सा रहता है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पागल हो। तो एक पागलों का डॉक्टर भी ऐसे पहले बोलते थे। बट ओवर द लास्ट 10 years आई एम फाइंडिंग अ लॉट मैनी पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी वो जा रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास और वो अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कुछ गैप कम हुआ है या अभी भी बहुत, वो कहते हैं दिल्ली अभी बहुत दूर है? हाँ, नहीं, अभी वैसे तो दिल्ली अभी बहुत दूर है बट स्टिल पहले से तो गैप कम हुआ है। इवन जैसे पागलों का डॉक्टर मेरे पापा को सब अभी वैसे ही जानते हैं। और अगर मुझे भी उनके क्लिनिक जाना होता था तो अगर हमें रिक्शा लेना है तो हम साथ वाले हॉस्पिटल का नाम बोलते थे कि नहीं हमने डॉक्टर रूप सिडाना का नाम बोला तो रिक्शा वाला सोचेगा पागल है ये तो बाहर जा रही है। ये तो इतना स्टिग्मा है। और इट्स लाइक जेन जी में स्टिग्मा चला गया है। इट्स फॉर देम इट इज़ अ फैशन कि हमारे पास अपना थेरेपिस्ट है। जैसे यूएस में शुरू से सिस्टम रहा है कि किसी भी थेरेपिस्ट को मिलना लोगों को नॉर्मल लगता है। या इवन वेस्ट में, ओवरऑल वेस्ट की बात करता हूँ। या बट हाँ, कल्चरल डिफरेंस डेफिनेटली है इंडिया में और बाहर। क्योंकि इंडिया में फेथ हीलर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी लोग चले जाते हैं। लोग झाड़ फूक करवाने में 50,000 लगा देंगे बट डॉक्टर को 500 रुपये नहीं देंगे। और अब तो गूगल डॉक्टर आ गए तो उससे वैसी चीज़ें वो हो गई हैं। बट स्टिल यंगर जनरेशन में भी दे डोंट गो फॉर ट्रीटमेंट। पर हाँ, काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए हम जा रहे हैं। दैट इज़ लाइक अ फैशन सिंबल। बट अदरवाइज ट्रीटमेंट अगर देना चाहते हैं साइकेट्रिस्ट तो स्टिग्मा काफ़ी है। क्योंकि सब लोगों को ये मिथ है कि ये पागलों के डॉक्टर हैं और या फिर ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिथ ही गलत है। और अगर वैसे भी तो डायबिटीज़ और बीपी की दवाई भी ज़िंदगी भर खाते हैं लोग, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर खानी भी पड़े किसी बीमारी में। जैसे बाकी ऑर्गन्स है वैसे ही दिमाग है। हाँ, एक्चुअली तो इसको दिमाग को हम सही तरीके से क्यों नहीं देखते? डेफिनेटली। जैसे हम लोग अब किसी को फ्रैक्चर है या किसी को हार्ट अटैक आया तो सब लोग अरे रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, अरे आ जाओ मेरा पता लेना या मेरा पता लेने कोई नहीं आया। बट अगर डिप्रेशन है तो चुप रहो। क्यों? क्योंकि दिमाग को अपना पार्ट ही नहीं समझते बॉडी का, कि उनको शर्म आती है। जबकि हमारा दिमाग ही है जो, दिमाग से भी ज़्यादा माइंड है जो ह्यूमन इमोशंस, थॉट्स, क्या विचार आ रहे हैं, क्या हम फील कर रहे हैं, कैसा हम बिहेव कर रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है, ये मेन चीज़ों कंट्रोल करता है माइंड। और वो कंट्रोल करता है, जैसे हम बोलते हैं ब्रेन तो हो गया एक हार्डवेयर और माइंड हो गया सॉफ्टवेयर फ़ोन का। तो अगर सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया तो हार्डवेयर का क्या करोगे? तो डोपामिन वगैरह जो है केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ब्रेन में जो आपके माइंड को चलाते हैं। एंड पूरी दुनिया वैसे डोपामिन पर ही घूम रही है। पैसा डोपामिन के लिए, सेक्स डोपामिन, एवरीथिंग इज़ अबाउट डोपामिन। नशा डोपामिन। तो माइंड को
जो माइंड के मेन फंक्शन हैं उसी को हम इग्नोर कर देते हैं। और माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। मतलब मेरा फेवरेट कोटेशन है, इवन मैंने अपने वॉलपेपर पे भी यही लगाया हुआ है, आई बिलीव माइंड एंड बॉडी आर मैरिड टू ईच अदर, दैट वन सफर्स द अदर सिंपथाइजेस। ओह यस, वन सफर्स द अदर सिंपथाइजेस। हाँ, सो आपने खुद देखा होगा, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया या कोई भी आप एक्सीडेंट देख लो तो एकदम से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ जी। डर तो दिमाग में लगा पर चेंजेस शरीर में आ गए, है ना। और जिस दिन बुखार है उस दिन काम करने का मन नहीं करता। क्यों? बुखार तो शरीर को है बट मन भी खराब हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ जुड़ा तो हुआ ये सब, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट अगर जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मैंने भी लेटली देखा है, खासकर जो जनरेशन्स हमसे एक पीछे वाली और उससे और पीछे वाली, वो अभी भी अगर किसी को कहते हैं कि घबराहट हो रही है या फिर उदासी हो रही है, तो वो कहते तेरा दिमाग सही जगह नहीं लग रहा, अपने आप को बिजी कर। अभी भी वो थॉट प्रोसेस में वो है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास जाने में सबको शर्म आती है, इवन यंग जनरेशन। और मैंने तो इतनी एजुकेटेड फैमिलीज तक भी देखी हैं जो ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं। और उन लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट लेना खराब है, या वो लाइफ दाव पे लगा सकते हैं बच्चों की, बट ट्रीटमेंट नहीं देंगे डिस्पाइट बीइंग डॉक्टर्स। और इवन IAS IPS ऑफिसर्स भी ऐसे देखे हैं जो नहीं लेते ट्रीटमेंट। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है चलो बस छुप करके ले लेते हैं, घर पे आके दिखा लेते हैं डॉक्टर साहब को, किसी को पता ना लग जाए, है ना। या ऑनलाइन ट्रीटमेंट ना लिया जाए टाइम पे तो क्या नुकसान हो सकता है? तो बहुत नुकसान होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ना लो तो सीवियर हो जाएगा, तो सुसाइड रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। या साइकोटिक पेशेंट्स का अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो डेफिनेटली एग्रेशन ये कितना बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ शादी और मेंटल इलनेस, कि लोग इतना ज़्यादा छुपाते हैं कि शादी से पहले हर कोई छुपाता है, लड़की वाले भी लड़के वाले भी, और बाद में जाके पूरी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। इससे अच्छा अगर आप अपने स्पाउस को बता दें, बच्चे को, कि इसको ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट है, तो स्पाउस सपोर्ट ही बनेगा और रेगुलर ट्रीटमेंट दिलाएगा। और कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं वो नहीं होंगे अगर पहले से एक्सप्लेन कर दिया जाए, बट कोई भी नहीं बताता है, सब छुपाते हैं। सब पूछ लेंगे आकर के कि डॉक्टर साहब हम शादी से पहले क्या करें। हम एडवाइस देते हैं कि पहले बता दो उनको ये इलाज चल रहा है और ऐसे ऐसे होगा, अगर नींद कम होगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मेनिया है, मेनिया में अगर नींद कम है तो सिम्टम बढ़ जाते हैं। अगर किसी को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई तो सिम्टम बढ़ जाता है। या फीमेल्स में पीरियड्स के टाइम डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो पहले से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। या अगर कोई नशा वगैरह कर लिया तो मेनिया का एपिसोड बढ़ सकता है, तो स्पाउस उसका ध्यान ही रखेगी और इलाज देगी। बट घर वाले बताते नहीं हैं, ना लड़की वाले ना लड़के वाले, दोनों आके पूछते हैं बट कोई भी नहीं बताता। या तो दवाइयाँ बंद कर देंगे या फिर छुप करके 2-1 महीने देंगे, फिर एकदम से डॉक्टर के पास वापस आएंगे कि अरे ये तो ऐसे है। जैसे एक और भी चीज़ होती है, आपने जो बताया कि लोग कहते हैं कि अगर बाई चांस बता दिया तो रिश्ता ना तोड़ दें। हाँ, तो एक ये भी डर होता है, खासकर लड़कियों के केस में ज़्यादा होता है। डेफिनेटली दोनों केस में ही होता है, लड़के लड़कियों के केस में, क्योंकि स्टिग्मा इतना है। हम लोग अगर किसी को बताएं कि इसको डायबिटीज़ है, कोई शादी थोड़ी मना करता है, या इसको थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई नहीं मना करता शादी से। बट फिर डिप्रेशन से क्यों मना कर देते हैं? एंड ये ट्रीटेबल है? डेफिनेटली सब ट्रीटेबल हैं। ट्रीटमेंट पार्ट इज लाइक इज पॉसिबल। अब क्योरेबल और ट्रीटेबल में थोड़ा डिफरेंस है कि क्योरेबल मतलब बिल्कुल ख़त्म, कई बीमारियां नहीं होती हैं जिनको आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और ट्रीटेबल डेफिनेटली हैं कि होलिस्टिक मेथड यूज़ करना चाहिए। एक तो साइकोथेरेपी और स्पिरिचुअलिटी और योगा, मेडिटेशन और मेडिसिन रेगुलर। इवन स्लीप हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्लीप हाइजीन मेंटेन किया जाए। और तो ये ट्रीटेबल हैं डेफिनेटली, और रेगुलर ट्रीटमेंट लिया जाए। और आधे से ज़्यादा केसेस में बीमारियों का ये होता है हमेशा दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि डिप्रेशन है, मान लो उसका फॉर एग्जांपल कोर्स होता है 6 मंथ्स का, एंटीबायोटिक का भी कोर्स होता है 5 दिन का, बट कई लोग बंद कर देते हैं, है ना, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो डिप्रेशन में अगर आप 6 महीने से पहले बंद कर दो तो वो दोबारा स्टार्ट होती है दवाई, तो वो 6 महीने दोबारा काउंट होंगे, और या तो रिलैप्स का रिस्क बढ़ जाएगा। जो पूरा ट्रीटमेंट ले चुका है उसको कम चांसेस हैं कि डिप्रेशन दोबारा होगा। जो नहीं ले चुका 6 महीने का ट्रीटमेंट,
उसको दोबारा एपिसोड आ सकता है। जैसे कुछ लोग हैं, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, वो एक बार दवाई लेनी शुरू करते हैं, वही दवाई खाते रहते हैं, दोबारा दिखाते ही नहीं। और मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में आई हैव सीन समवन, एंड हमने कोशिश बहुत की उनके घर वालों को भी समझाने की कि ये ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होता, आपको बार बार कंसल्ट करना पड़ेगा। वो एक दवाई लेते हैं, फिर लगता है कि फिर वहीं से नोशन आ जाता है कि सारी उम्र खानी पड़ती है, कि एक बार ले ली है अब सारी ज़िंदगी यही खाते रहो कि जब कभी हो। और SOS वाला लोगों का साथ बहुत है कि आज अगर मूड ख़राब हो रहा है तो आज खा ली अपनी तरफ से, जैसे हम कहते हैं। तो वो तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि कोई भी एंटी डिप्रेशन मिनिमम 15 दिन लगते हैं किसी एंटी डिप्रेशन का इफेक्ट आने में। अब 15 मैं नॉर्मल पेशेंट को नॉर्मल लैंग्वेज में पेशेंट को ये समझाती हूँ कि बुखार है तो शरीर में दवाई गई, काम कर गई, बट डिप्रेशन है तो दिमाग तक दवाई जानी है, तो यहाँ से दिमाग तक जाने में तो कम से कम 15 दिन लगेंगे, तभी कोई असर आएगा। और उससे पहले हम देखते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए, क्योंकि किसी दवाई को तो नहीं पता सिर्फ दवाई दिमाग पे एक्ट करना है, दवाई तो पेट में भी जाएगी और हर जगह एक्ट कर सकती है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन साइड इफ़ेक्ट का, तो वो मॉनिटर करना होता है। और SOS वाला तो बिल्कुल ही वो SOS ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम लोग एंजाइटी की दवाई देते हैं, बेंजोडाइजिपिन, क्लोनाजिपम वगैरह, वो उसको आदत बना लेते हैं कि चलो इससे आराम पड़ गया, बट वो सिर्फ शुरू के सिम्टम रिलीफ के लिए होती है, और फिर बाद में वो डॉक्टर को बदनाम करते हैं कि डॉक्टर ने नशे की आदत पड़ा दी। जैसे इसी में बात करते हैं बेंजोडाइजिपिन्स की, जब बात होती है तो एक आजकल ट्रेंड भी हो गया कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो जो एंग्शियस होने को हम एंग्जाइटी बोल रहे हैं आजकल, या एंग्जाइटी एक्चुअली में हो रही है? आजकल एंग्जाइटी वैसे बढ़ भी गई है। हाँ जी। तो वो इसलिए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे आप जितनों को देखोगे सबकी लाइफ आपको सबसे खुश नज़र आएगी, और दैट कंपैरिजन स्टील्स द जॉय। पर आपको ये नहीं मालूम पीछे क्या हो रहा है लाइफ में। इवन मेरी खुद की लाइफ भी अगर मेरी फोटोग्राफ्स आप देखोगे तो ऐसा लगेगा द हैप्पीएस्ट कपल ऑन द अर्थ, बट अदरवाइज आई हैव शेयर्ड माई स्टोरी ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो कि कितना डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह था। तो बट स्टिल वो इसलिए भी होता है कि लोगों का वैलिडेशन सबको इतना चाहिए होता है कि अच्छा दिखाते हैं। तो हम लोग एक डुअल लाइफ जीते हैं ज़्यादातर। हाँ, डेफिनेटली इतना दिखावे की लाइफ हो चुकी है, और सोशल मीडिया पे आप वही चीज़ लिखोगे जो आपने अचीव किया है या अच्छा किया है, कोई अपने फेलियर्स तो नहीं दिखाता। और दूसरा वाला घर बैठ के, मतलब एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने वैसे ही एक बार फोटोग्राफ्स डाल दी, जस्ट फोटोज डाली थी, वो भी किसी उस मैगजीन से लेके कि वो भूटान में है, और दूसरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड से इतना झगड़ा कर लिया कि वो तो चली गई, मैं नहीं गई। ये बहुत कॉमन मैं सुनता हूँ। सो वो कंपैरिजन इतना ज़्यादा आ जाता है। या अभी मैं आज की डेट में अब सोशल मीडिया देखती हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो बहुत खुश है, बट बाद में बात करो तो पता लगता है भाई हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, और किसी की प्रॉब्लम छोटी नहीं है। सो everyone is going through a battle, or everyone is fighting a battle which you never know. So be kind, I always say. आपको कुछ नहीं मालूम कि अंदर जिंदगी में क्या चल रहा है। मतलब हमें कोई शुक्राना हमेशा रखना चाहिए लाइफ में। डेफिनेटली। मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल ही शेयर करना चाहूँगा। आज से लगभग 8 साल पहले की बात है, 8 या 9 साल के आसपास। तब एक बिज़नेस में ऐसा ट्रांजिशन आ रहा था, तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं खड़े खड़े आई यूज़ टू फील कि मैं डिज़ी हूँ। तो कमिंग फ्रॉम दिस लाइन समझ तो आ रहा था कि कुछ यहाँ गड़बड़ है। एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे, उन्हें कंसल्ट किया, उन्होंने बताया था कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है एंड यू हैव टू बी ऑन मेडिकेशन। आई वॉज ऑन मेडिकेशन फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 months। मुझे उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो टेपर डाउन करके किया, और आज तक नहीं ज़रूरत पड़ी। हाँ, पर मैंने लाइफ में एक चेंज किया था कि मेडिटेशन बढ़ा दी थी बहुत ज़्यादा, वर्कआउट बढ़ा दिया था, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा चला गया था, वो एक बदलाव आया था। तो ये जो एक नोशन है कि सारी उम्र खानी पड़ती है, वो आई एम एन एग्जांपल दैट वे। वो गलत नोशन है एक तो, और दूसरा ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, इट हैज़ बीन एक्चुअली शोन कि ब्रेन में प्रॉपर चेंजेस होते हैं, न्यूरोकेमिकल और न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस आते हैं, जिससे कि रिवार्डिंग बिहेवियर होता है और आपका इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसा सिर्फ कहने की बात नहीं है ये।
जैसे ट्रॉमा के कारण ब्रेन में चेंजेस होते हैं, तो उनको रिवर्स करने के लिए सिमिलरली व्हेन यू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव और हीलिंग मेथड्स जो आप यूज़ करते हैं, क्रिएटिविटी इज़ बहुत अच्छा हीलिंग मेथड है। आर्ट, क्रिएटिविटी, डांस थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी इज़ अप्रूव्ड। उसके लिए अलग तरह का अलग अलग फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक हैं एंड उसमें ब्रेन चेंजेस उसके अकॉर्डिंग होते हैं कि एंग्जाइटी, स्लीप के लिए म्यूज़िक थेरेपी अलग फ्रीक्वेंसी की रहती है, एंग्जाइटी के लिए अलग, डिप्रेशन के लिए अलग। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में बहुत वर्क करती हैं एंड अलॉन्ग विद मेडिसिन्स एंड थेरेपी। आई थिंक जो इमीडिएट कंट्रोल के लिए मेडिसिन चाहिए होती हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए ये बाकी थेरेपीज लॉन्ग टर्म और डेफिनेटली आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान तो सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। आई ऑलवेज से कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि आपका माइंड ही पूरी दुनिया सब कुछ चला रहा है, तो आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? एग्जैक्टली और हम सबसे ज़्यादा इग्नोर इसी को करते हैं। हाँ। और ये मुझे आज तक नहीं समझ आता, एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट दिस एज वेल कि इसको तो सबसे ज़्यादा ध्यान दें हम। हाँ, ये सही है तो सब सही है, अदरवाइज आप फिट लग रहे हो, योर मेंटल हेल्थ इज नॉट राइट, तो आपकी वो फिटनेस क्या होगा कि अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी, बिकॉज यूल बिंज कहीं ना कहीं बिंज कर लोगे या कुछ ऐसा करो, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि हर चीज़ माइंड ही कंट्रोल कर रहा है आपकी, मोटिवेशन से लेके इवन एंगर इश्यूज, या आप ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं। तो एनीवेज आई रीड लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स एंड दे हैव एक्चुअली हेल्प्ड मी। आपकी थिंकिंग पैटर्न भी थोड़ा चेंज होता है डेफिनेटली। बट क्या हमारे समाज में एक डिनायल है बहुत बड़ा कि अब मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, वो वाला ये जो तो होता है। बहुत बड़ा डिनायल है हमारे समाज में कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब। हाँ, अगर बाई चांस बोल दे कि अगर कि आपको ज़रूरत है, आप एक बार हेल्प तो लो, तो ऑफेंसिव हो जाते हैं लोग बहुत लोगों के पेरेंट्स, पूरा परिवार ही ऑफेंसिव हो जाता है कि आप हमें पागल समझते हो। हाँ डेफिनेटली। तो ये कैसे ब्रेक होगा? जितना बात करेंगे उतना ही स्टिग्मा रिमूव होगा। जितना हम लोग बाहर जाके साइको एजुकेट करेंगे, आजकल पॉडकास्ट आ गए हैं कि मतलब आई ऑलवेज से कि मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। जितनी मूवीज़ बनेंगी, सिनेमा शेप्स द सोसाइटी। आप सिनेमा, अभी सितारे ज़मीं पर मूवी आई है, सो उससे लोगों में एम्पैथी और कंपैशन आ गया है डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए, कि एक्चुअली में उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक्टर्स हैं दे आर गोइंग थ्रू दैट। तो उससे जो हर पेरेंट में वो कंपैशन आ गया है। और जैसे डियर जिंदगी ने आई थिंक मेरे को तो मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा लेसन्स मिले हैं। तो इवन द वे शाहरुख खान एक्सप्लेन द मेंटल इलनेस, कोई साइकेट्रिस्ट भी उतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और उसमें अगर जितना हीरो हीरोइंस, क्योंकि क्या होता है हमारी जनरेशन सिनेमा, इवन यंग जनरेशन, क्या मैं 40 की हो गई हूँ तो मैं भी अभी भी इम्प्रेस हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ से। सो व्हेन सेलिब्रिटीज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, थिंग्स विल चेंज। मीडिया रिपोर्टिंग चेंज होगी तो थिंग्स विल चेंज। तो जैसे ऑफ कैमरा हम बात करते हैं कि सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली। तो वो थोड़ा सा बताएंगे कि कितना बड़ा रोल हो सकता है ये? सिनेमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इट शेप्स द सोसाइटी। और मेंटल हेल्थ को चेंज करने के लिए, स्टिग्मा ब्रेक करने के लिए, किसी भी चीज़ का, इवन डोमेस्टिक वायलेंस का, थप्पड़ मूवी आई थी, उससे बहुत लेडीज़ को करेज मिली थी कि नहीं, ये नहीं सहना, सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर और दूसरा, देयर आर लॉट ऑफ मूवीज जो मेंटल हेल्थ पे बनी है। डियर जिंदगी में भी बहुत लेसन्स हैं। इवन अभी सैयारा भी आई तो अल्जाइमर्स के बारे में बात हुई है उसमें। नहीं देखी। हाँ जी। और देन देयर वाज अभी तानवी मूवी आई है ऑटिज्म पर, है ना। तो जितना मेंटल हेल्थ के बारे में मूवीज वाले बात करेंगे, दीपिका पादुकोण, हाँ, माय नेम इज खान, दैट वाज अ ब्यूटीफुल। और दीपिका पादुकोण, शी बिकेम इवन द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी टू ब्रेक द स्टिग्मा, है ना। और आजकल ईरा खान की भी अपनी एनजीओ है। तो जितना ये सेलिब्रिटीज बात करेंगे, दे टॉक, मोर पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड कि हाँ, ये भी ध्यान रख रहे हैं, ये भी अपने डिप्रेशन के बारे में बता रही है, तो हाँ, तो हमें भी शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो फिर एक ट्रेंड सेट हो जाता है और वो स्टिग्मा उतना ही ब्रेक हो जाता है। उतना ब्रेक होता है। एंड दूसरा, स्टोरी टेलिंग इज इवन ट्रांसफॉर्मेटिव। आप किसी की स्टोरी सुन के आपकी लाइफ में भी चेंज आ जाता है। इट्स एक्चुअली इवन अपनी स्टोरी सुना करके भी नैरेटिव थेरेपी इज द पार्ट। सो मुझे ये लगता है हमें साइकियाट्री में मेडिकेशन से कम करके नैरेटिव थेरेपी और मूवमेंट थेरेपी, डांस थेरेपी, ये सब चीज़ें भी लानी चाहिए साथ में। और मेडिकलाइजेशन और लेबलिंग कम होना चाहिए।
क्योंकि हर किसी को लेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इवन आजकल स्ट्रेस इतना हो गया है तो जस्ट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन ही है कि आप लेबल कर दो लाइफ लॉन्ग। और लेबल्स आर फॉर जार्स, नॉट फॉर पीपल। लेबल आर फॉर जार्स नॉट पीपल। या इसी बात पे नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, विच इज़ अगेन अ स्टिग्मा और अ टैबू, यू आर अ सेक्सोलॉजिस्ट एज वेल, आप साइको सेक्सुअल Sexual medicine मेडिसिन भी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले तो ये साइंस है क्या, और ये वर्ड जब सेक्स सुनते हैं तो एकदम लोग हिल के जाते हैं, ये क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोसेक्सुअल मेडिसिन में मेनली इट्स बेसिकली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, और सेक्स तो सबसे बेसिक पार्ट है अपनी लाइफ का। सेक्स से ही दुनिया चल रही है, इट्स प्रोजेनी जो हो रही है नेचर का ही पार्ट है। एंड हर किसी को बच्चा चाहिए, बट अगर सेक्स की बात करो तो कोई नहीं करना चाहता। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना उसके कैसे बच्चा मिलेगा? एग्जैक्टली हाँ। अब जैसे बट हम एक तरह से कह रहे हैं कि हम बहुत डिजिटल इंडिया सब कुछ हो रहा है, तो क्या इस पॉइंट पे भी हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं सो एज अ सोसाइटी? But still in the family is actually a female, if she talks about it, she gets labeled. है ना? और इन लॉज के साथ आप रह रही हैं तो एट टाइम्स इट इज़ लाइक आपको ग्रैंड चाइल्ड चाहिए भी, बट अदरवाइज इफ शी टॉक्स अबाउट इट इट गेट्स लेबल्ड। और मेल्स में दे आर लाइक एक्चुअली क्या मुझे लगता है कि एक तो ये है कि मेल्स जो हैं ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ वगैरह देख के बड़े हुए, और फीमेल्स शाहरुख खान को देख के, तो वो पूरा डिफरेंस आ जाता है एक्सपेक्टेशन में। दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल यू हैव शेयर्ड। तो जिससे कि लड़कियां शाहरुख खान ढूंढती है, लड़के पॉर्न मूवी का देखते हैं, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ शाहरुख खान सारी शादियां खराब कर रहे हैं। So मतलब in a way the guys are looking for porn stars and हाँ। girls are looking for Shahrukh Khan. या तो वो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। शाहरुख खान जैसा लड़का भी नहीं किसी को मिल सकता जो मूवीज में दिखाया जाता है। अदरवाइज भी ही इज सो, आई डोंट नो, फॉर मी तो ही इज लास्ट ऑफ ऑल द स्टार्स। और जो पॉर्न मूवीज में देयर आर टू मेनी थिंग्स जो नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और वो एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। एनीवेज यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी, और कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट, but sex is important for life, for even relationship. It is the glue that keeps the intimacy together, और आपकी मैरिज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट जैसे मैरिज में भी, इंडिया में अभी भी मैरिज में भी आपस में बात नहीं करते, कपल्स भी बात नहीं करते। हाँ, कपल्स भी बात नहीं करते। क्यों? सो यार ये बोलते हैं कि अच्छा कुछ टाइम के बाद अट्रैक्शन चला जाता है, स्पार्क चला जाता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज सेक्स इन अ मैरिज? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ग्लू that keeps the intimacy. आप सेक्सुअल रिलेशनशिप से जो आपका इंटीमेसी बनता है, दैट इज ऑब्वियसली, एंड सेक्सलेस मैरिजेस जब हो जाती हैं तो उसमें इनफिडेलिटी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज सेक्स इज अ बेसिक नेसेसिटी। फीमेल्स भी आजकल जा रही हैं बाहर, पहले इट मस्ट बी ओनली इन द मेल्स, बट आजकल इतना आप एक स्क्रॉल करो, राइट स्वाइप करो, लेफ्ट स्वाइप करो, आपको कोई भी मिल जाता है। सो and that happens only because sex is a basic human need. अब किसको कितना चाहिए इट डिपेंड्स, लाइक खाने की तरह। कोई एक दिन में 2 बार खाता है, कोई महीने में 1 बार सेक्स करता है, कोई रोज़ करता है, कोई हफ्ते में 1 बार, सब कुछ नॉर्मल है। इवन मैस्टरबेशन इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। और सेक्स के बारे में बात करना एक्चुअली एक तो ये है, मुझे लगता है सेक्सलेस मैरिजेस जो होती हैं, इनफिडेलिटी, डिवोर्स और रिलेशनशिप इश्यूज आने लगते हैं। इमोशनली भी आप डिस्कनेक्ट करते हो। अभी फेसबुक मीडिया में जो एंडी ब्रायन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दैट कोल्डप्लेड, जो became CEO was with the HR। हाँ जी, हाँ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कई बार ये भी कारण होता है, बिकॉज इन मैरिज यू आर नॉट गेटिंग दैट sexual satisfaction and females are not getting the emotional satisfaction. But I believe females का काफ़ी important role होता है मैरिज में सेक्स को अलाइव रखने के लिए, टू कीप द स्पार्क अलाइव। तो पर जैसे अब जब शादी करते हैं, इंडिया में मैक्सिमम अरेंज मैरिजेस होते हैं, तो इसकी तो बात भी नहीं कर सकते कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। हाँ, तो वो गलत है। और आई ऑलवेज से keep flirting with the boyfriend, with your husband like you do with boyfriend, and keep treating your wife as you treat your girlfriend. तो उससे चीज़ें बनी रहेंगी। आप डेट के लिए कितना तैयार होते हो, तो शादी के बाद क्यों आप ऐसे चोटी बना के और गंदे कपड़ों में घूम रहे हो घर पे, तो कैसे कोई अट्रैक्ट होगा? सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन लाइक
इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप You have to डेट put नाइट्स पे effort. जाओ। Effort आपको डालनी आप पड़ेगी। डेट नाइट्स पे जाओ जरूरी नहीं है, आप घर में भी यू कैन यूज फ्रेग्रेंट कैंडल्स एंड म्यूजिक एंड बट रोमांस शुड बी केप्ट अलाइव, है ना, बिकॉज दैट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड। और जिन मैरिजेस में ये मतलब नहीं होता तो उन मैरिजेस का क्या अंत होता है अल्टीमेटली? डेफिनेटली आइदर एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर फीमेल बस शी कीप्स क्वाइट। मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में दे कीप क्वाइट, या फिर मैरिज एंड्स इफ शी स्पीक्स। तो ज़्यादातर क्योंकि आप जो केसेस आते हैं वो लड़के की तरफ से आती है कि वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, या लड़की की तरफ से आते हैं, या दोनों ही होता है? केसेस में तो इट्स लाइक दोनों ही। फीमेल्स आर मोर विच आई हैव सीन, दे हैव हाइपर एक्टिव सेक्शुअल डिजायर डिसऑर्डर। तो एक्चुअली पहले मैं भी इतना हिस्ट्री नहीं लेती थी, साइकोसेक्सुअल मेडिसिन करने के बाद अब मेरे पास कोई फीमेल नॉर्मल पेन और सोमैटिक कंप्लेंट्स के साथ भी आती है, तो मैं पहले सेक्सुअल हिस्ट्री भी लेती हूँ साथ में कि उसमें इंटरेस्ट कैसा रहता है, क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फीमेल इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस कंजर्वेटिव सोसाइटी के कारण, हाँ, तो उसको चाहिए भी और बोल भी नहीं सकती, एंड उसके कारण रिलेशन भी ख़राब हो रहा है। तो वो पूरा सेंसिटिवली डील करना चाहिए, और सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मेंटल हेल्थ है वैसे ही सेक्सुअल हेल्थ है, दोनों अलग नहीं है, और वैसे ही फिजिकल हेल्थ है। बट अभी भी सेक्स एजुकेशन पे जब बात करते हैं तो नई एक्सेप्टेबिलिटी उस लेवल पे आती, कुछ जगह पे हो जाती है, बट अगेन फिर जब नहीं, अगर आपको एजुकेशन नहीं होगी देन आप क्या करोगे, फैंटेसी की तरफ जाओगे जो पोर्न है वही, हाँ। या ऐसी और भी मतलब इधर उधर की होंगे, दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड, और वो रियलिटी से आपको और दूर ले जाता है। ये हम क्यों नहीं समझ पा रहे एज अ सोसाइटी? क्योंकि दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एंड अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ chaos. दिस इज व्हाट आई फील। यस, सो सोसाइटी एक्चुअली, एक तो अपनी सोसाइटी में जो है स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। बिलीव्स और स्टीरियोटाइप, उनको तोड़ना बदलना बहुत मुश्किल है कि जो बिलीव करते हैं लोग वो वही मानते हैं, स्पेशली बड़े लोग। एंड दूसरा स्टिग्मा की शेम इस चीज़ में, तो वही है। आई बिलीव सिनेमा इज द टूल। विकी डोनर आई, इट वाज अ वंडरफुल मूवी। देन लिपस्टिक इन द बुरखा, दैट वाज अ गुड मूवी। तो सब में जितना वो बात करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे चीज़ों को, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द साइलेंस। जैसे एक फिल्म आई थी लव स्टोरीज, तो उसमें फीमेल मास्टरबेशन की भी हुई थी बात। या तो फीमेल मास्टरबेशन इज नॉर्मल। 99% ऑफ फीमेल्स मास्टरबेट एंड मेल्स आल्सो, और जो नहीं 1% बोल रहे हैं नहीं, दे आर लाइंग। So that is the normal process and normal part of life. तो it's normal, right? Absolutely normal. मतलब obviously it's absolutely normal, and it's like my body, my rules, my pleasure. And वैसे ही मोदी जी तो बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो उसमें क्यों डिपेंड होना है? तो फिर अगर जब, और है भी हम ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास, ये कैसे बदलेगा? और एंड अगेन हम इसके अगला बात करूंगा मैं, पर उससे पहले ये एक क्लैरिटी कैसे आए कि लोगों को कि when you talk about sex, when you have desire for sex और आप masturbate कर रहे हो, तो लोग गिल्ट में क्यों चले जाते हैं या शेम में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बनाया हुआ है कि मैस्टरबेशन करने से साइज कम हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, धात सिंड्रोम हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। कुछ भी ऐसा नहीं होता। और दूसरा, वैसे भी साइज का फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी पंच लाइन भी आई थी, अभय विग ने दी थी आई थिंक, ड्यूरेक्स की, कि कनेक्शन देखो साइज नहीं। तो ऑब्वियसली कि कनेक्शन इज मैटर्स बट साइज डज नॉट मैटर एट ऑल। और ये अगेन पोर्न की देन है। हाँ, इट्स लाइक वही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतना ये कि, और ये होता है कि मैस्टरबेशन करने से कमजोरी आ जाती है, क्योंकि ये मिथ बनाया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, जब तक कि मैस्टरबेशन का एडिक्शन नहीं हो गया, कि आपकी पर्सनल सोशल लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही, तब तक इट्स नॉर्मल। तो वो जैसे आपको भूख लगती है, कोई 2 बार भी कर सकता है दिन में, कोई 10 दिन में 1 बार करता है। पर इट्स जब अगर वो आप सिर्फ मैस्टरबेट कर रहे हो और अपनी मैरिटल लाइफ में भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका वहाँ से इंटरेस्ट हट गया, और आपका जैसे जॉब छोड़ के भी आपको मैस्टरबेट करने जाना पड़ रहा है, या इम्पोर्टेंट काम करते हुए भी, दैट इज़ एडिक्शन। उसको
आपके पास आते हैं ऐसे केसेस आते हैं? हाँ। तो वो कैसे नॉर्मली कितने % ट्रीट हो जाते हैं पूरी तरह से? मोस्टली देखो, सेक्सुअल मेडिसिन में आई बिलीव मेडिसिन से ज़्यादा काम थेरेपी ही करती है। जितना आप बात करते हो साइकोसेक्सुअल मेडिसिन में, फॉर मी इट्स सेक्स थेरेपी, और वही काम करती है। इवन जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना होता है, सेक्स थेरेपी काम करती है। सब में साइको एजुकेशन इज़ द की। तो स्कूल्स में जाके आई इवन गिव टॉक्स इन स्कूल्स कि सेक्स एजुकेशन के बारे में। और आजकल तो खैर चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाता है, सेफ टच, बैड टच, दैट माई सिस्टर गिव्स बिकॉज शी इज़ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट। हाँ, ओके। तो otherwise I write articles and talk about adolescent sex education, that and mainly तो मेरा यही है कि it's normal और masturbation is normal। मैंने अपने blogs भी I think share किए थे आपसे। I have written about that why should boys have all the fun, why should not girl talk about it, why? Yes. तो 18 साल से पहले सेक्स करना गलत है? अब गलत तो नहीं है obviously, but it should be safe sex। एंड ऑल्सो सेक्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट कि सेफ सेक्स क्या है, एंड इट शुड नॉट बी मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिकॉज रिस्क बढ़ता है। एंड सेफ कंसेंट, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 18 साल से पहले आपकी जजमेंट नहीं ठीक होती, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट इट्स अ मैरिजेबल एज आई गेस। सेक्स की तो कोई एज नहीं है, बट अदरवाइज इट शुड बी लाइक नॉट लाइक अ मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एंड सेफ सेक्स नहीं करो अगर, या आफ्टर टेकिंग ड्रग्स, so that should not be there। otherwise with consent it's normal obviously। अब अगला टॉपिक जो है एक काफ़ी पीछे बात भी हुई है इसके बारे में, मैंने ऑनलाइन भी, मैंने और भी वीडियोस देखी हैं, दैट इज़ फीमेल ऑर्गेज़म। तो उसके बारे में अभी भी एक आता है कि वो क्या होता है, तो उसकी क्या होती है? क्योंकि फीमेल्स को पता ही नहीं ऑर्गेज़म क्या होता है एक्चुअली में, बिकॉज आई हैव रिटन अ ब्लॉग फेक ऑर्गेज़म एंड फ्रेजाइल ईगोज। क्योंकि फीमेल्स ऑर्गेज़म भी इसीलिए कर देती हैं लड़के की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो दे कैन फेक द ऑर्गेज़म। बट कितने % आपके हिसाब से ये नंबर होगा? 90% से ज़्यादा। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल साइकिल और मेल सेक्सुअल साइकिल में डिफरेंस होता है। एंड फीमेल गेट्स मोर सेटिस्फाइड विद द फोर प्ले आफ्टर प्ले, जो मेल्स डोंट बिलीव इन दैट। तो उनमें उनकी गलती नहीं है, दैट इज़ अ हार्मोनल पार्ट ओनली, हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल थिंग ओनली, कि इफ मेल वंस गेट ऑर्गेज़म आफ्टर दैट ही नीड्स टू टेक सम डिस्टेंस एंड स्पेस, बट वही उसमें एफर्ट डालना पड़ता है। एंड फीमेल टेक्स टाइम टू ऑर्गेज़म ऑल्सो। तो फीमेल को ऑर्गेज़म के लिए शी नीड्स मोर अबाउट इमोशनल थिंग्स, एंड फोर प्ले ज़्यादा चाहिए रहता है, किसिंग एंड ऑल। और दूसरा आफ्टर प्ले भी शी नीड्स कि बाद में हगिंग वगैरह हो। एंड मेल को क्या होता है, नहीं बस अब दूर हो जाओ, हो गया तो वो नहीं होना चाहिए। बट दैट इज़ लाइक अ नेचुरल केमिकल पार्ट, बट उसको एफर्ट्स डाल के ही ठीक किया जा सकता है। और फीमेल ऑर्गेज़म भी थोड़ा इट्स लाइक टाइमिंग का वैसे भी डिफरेंस रहता है। तो इसलिए आई एडवाइज देम कि म्यूचुअल मैस्टरबेशन दे कैन डू while sexual, so that both can achieve the sexual pleasure। And if a woman achieves orgasm, तो वो कितना अच्छा होता है उनकी लाइफ के लिए, मतलब for that couple? Definitely that is it's like after orgasm one is on cloud 9, and it also releases lot of good chemicals, oxytocin, endorphins, and happiness, stress, anxiety decreases with that। So definitely it's good obviously, but yeah, it's difficult to attain female orgasm, and for that mutual masturbation, then other techniques are there, fingering and all, and that should be done। So तो उसमें but until and unless female does not say, एक तो प्रॉब्लम ये है फीमेल बताती नहीं है ना मुझे क्या पसंद है, एक वो भी स्टिग्मा होता है थोड़ा तो सा। until she is vocal about कि मुझे क्या चाहिए, क्या पसंद है, या क्या अच्छा लगेगा, या तभी तो पता लगेगा सामने वाले को। Do you think that Gen Zs are more vocal about? या डेफिनेटली दे आर मोर वोकल अबाउट इट, और उसमें भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि क्यों बात कर रहे हैं। And even about their needs. Are they Yeah, more- but actually I believe about sexual needs in a marriage everyone should be vocal।
to make it like work together. क्योंकि marriage is a mutual relationship. Mutual respect, mutual trust, love भी mutual है and sex is a part of marriage. है तो उसमें वो definitely. We have had एक topsy turvy आपके पिछले कुछ साल रहे हैं and you've gone through a lot but you've bounced back in a big way and it's very inspiring. आपकी story you. बहुत inspiring है. You have gone through 2 disturbed marriages and आपके हिसाब से इंडिया में मैरिज कैसा कॉन्सेप्ट है और कैसा होना चाहिए? Marriage, for me, marriage was the most important part of the life. So maybe it's like I say कि जो सबसे अच्छा लगता है वही नहीं मिलता. But otherwise, marriage is a good institution. But now marriage is failing as an institution because of the increased role of digital media. The respect is not there, and even people think of marriage is not like earlier marriage was supposed to be a sacred relationship. I don't say that keep on tolerating it's a sacred relationship, but that respect should be there. And now अब जो swipe culture आ गया है and people keep on changing the relationships. So marriage as an institution is failing because expectations. First of all, everyone wants a wife who is a CEO. बट वाइफ वो घर में CEO नहीं बन सकती. एट होम शी हैज़ टू बी होम मेकर. सो इट्स लाइक आई ऑलवेज टेल दैट कोट, द प्रॉब्लम इज आवर जनरेशन केप्ट ऑन एम्पावरिंग विमेन बट फॉरगॉट टू टीच मैन हाउ टू लिव विद द एम्पावर्ड वुमेन. कि ये तो समझाया नहीं कि एम्पावर्ड वुमेन CEO के साथ रहना कैसे, ये नहीं समझाया, बट CEO वाइफ चाहिए. हाँ, वो थॉट अभी भी है कि किचन में तो जाना है. हाँ, तो आई डोंट से किचन में जाना बुरा है, बट इट शुड बी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर वाइफ CEO है, उसको प्रमोशन मिला है, तो उसकी भी उतनी ही सक्सेस सेलिब्रेट होनी चाहिए और उतना ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितना हस्बैंड की उस पर हो रही है. और सिमिलरली अगर बेबी हुआ है या अगर वाइफ का कोई प्रेजेंटेशन है तो हस्बैंड शुड टेक केयर ऑफ द हाउस. और दूसरा इसमें ये नहीं है कि हस्बैंड पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो. फीमेल्स आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड. फीमेल शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड. मैं कभी भी इवन डिस्पाइट बीइंग थ्रू बैड मैरिजेस आई नेवर से दैट ऑल मैन आर बैड एंड ऑल, बिकॉज मेन्स मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और men when they take care of all the responsibility financial, then so you cannot accept them to take care of household work also. So you should be financially literate also. और दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, तभी चीज़ें काम करती हैं. आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. यस, हम कई बार क्या होता है कि we want the other person to be in a certain way but we don't understand the other person the way that person is. तो वहाँ पे मुझे लगता है गैप बढ़ता है, क्योंकि वो आपको फिर ऐसा लगता है कि यार ये मैं ऐसे चाहता हूँ, ऐसे नहीं कर रहे. और ये दोनों जगह होते हैं, अपनी जगह दोनों सही है बट वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो किसी भी रिलेशन में है. एंड अदरवाइज एक इंडिया में प्री मैरिटल काउंसलिंग भी नहीं करवाते हैं लोग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. यस, प्री मैरिटल काउंसलिंग इट्स बेसिकली, और अदरवाइज इवन दैट ऑल्सो 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव. बेसिकली हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज है. अगर मैं आज फ्रांस जा रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ उनको नहीं समझ आएगा. इवन मैं तमिलनाडु में रह के आई हूँ, मैं क्या बोलती हूँ उनको नहीं समझ आता, या मैं किस टोन में बोल रही हूँ शायद उनको वो टोन गुस्से वाली लगती, या वो किस टोन में बोल रहे हैं उनको मेरी गुस्से वाली लगे. तो वैसे ही लव लैंग्वेजेस होती हैं सबकी. तो इट्स लाइक वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन. किसी को अपनी तारीफ सुनना, अपनी पॉजिटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं. रिसीविंग गिफ्ट्स होती है किसी की लव लैंग्वेज. किसी को तब प्यार फील होता है जब आप एक्ट ऑफ सर्विस कुछ करते हो उनके लिए. तो देर आर लाइक डिफरेंट लव लैंग्वेजेस. किसी को फिजिकल टच से लव लैंग्वेज लगती है. तो देर आर 5 लव लैंग्वेजेस. तो आपको अंडरस्टैंड करना है आपके स्पाउस की क्या है. तो इंडिया में divorce is also taboo to a certain extent. Definitely, it's a big taboo. It's a big stigma कि divorce हो गया है. तो I always say कि divorced daughter is much better than a daughter who is dying there daily or who is dead. So because gender-based violence is a reality and we don't talk about it until it happens to the celebrities and us.
तब तक कोई बात नहीं करता है. और इवन men are in the abusive marriages where emotional abuse is very high, or parents don't listen, and in the end men suffers, and men don't talk about their problems and don't cry. So तो साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं. yeah, that is a problem. So that's why marriage as an institution is failing, because expectations or traditions, and everyone is like, for everyone now ambition has become more important than the family values, even males and females. तो कई बार हम कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ अपनी मैरिज को खींच रहे हैं? I think 70% लोग at least they are just dragging the marriage for the sake of society या for the sake of children. और वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर child is in a wrong marriage, then he is suffering more than being with a single father or single mother. If a child is seeing the violent marriage or daily fights, daily arguments, that causes a very bad effect. तो जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस जब बात आती है, किसी पे हाथ उठाना वैसे ही गलत होता है, बट अगर कोई एक स्पाउस, कोई भी हो सकता है, कई बार ज़्यादातर ऑब्वियसली मेन रहते हैं, अगर नंबर जो देखा है कि हम वो स्ट्रॉन्गर जेंडर की बात कई बार करते हैं, बट कई केसेस में अदर वे राउंड भी होता है, और दूसरा कुछ इमोशनल टॉर्चर भी हो सकता हो. तो आपके हिसाब से क्या डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली थप्पड़. फर्स्ट साइन इज आइसोलेशन, वो आपको आइसोलेट कर देते हैं. डोमेस्टिक अब्यूज इट इंक्लूड्स इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल, देन कंट्रोल, then comes the physical violence, and then the sexual violence I have not seen in my clinical practice till now. So I believe they are false cases most of the time, because the domestic violence act is very weak, that until you file a sexual abuse case or a marital rape case, the things will not work out. So that's why men suffer a lot in false cases. So there should be and I am not saying it's not there at all, but the data represents more as compared to the reality, and domestic violence data represents less as compared to the reality, because it's too high, but women don't talk, even men don't say. So it's like important to break the silence, to give them courage. और उसमें भी मैं वही बोलती हूँ, स्टोरी टेलिंग. मुझे खुद को सेकेंड टाइम में आई गॉट करेज फ्रॉम अ पॉडकास्ट. एक स्टोरी सुनी मैंने, माई बेस्ट फ्रेंड सेंट इट टू मी. देन देयर वॉज अ गर्ल हु हैड लेफ्ट हर सेकेंड मैरिज एंड शी वॉज नॉट वर्किंग ऑल्सो, और उसने मेरे को भेजी. देन माई फैमिली, पेरेंट्स, वी ऑल सॉ टुगेदर दैट पॉडकास्ट, एंड वी वर लाइक कि आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोसेक्सुअल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एंड देन ऑल्सो आई एम डिपेंडेंट. वाई? अगर ये छोड़ सकती है तो दूसरी तो क्या हुआ? तो बस उस समाज के चक्कर में ही हम खींचते रहते हैं. समाज के चक्कर में बहुत लोग मैरिज खींचते रहते हैं, लड़के भी लड़कियां भी. लड़के भी मैंने देखा है, लड़कियां भी देखी हैं. एंड आई थिंक दे फिर लगता है ये तो ये जिंदगी निकल गई, एंड देन कुछ ना कुछ या फिर बच्चे हो जाते हैं प्रेशर में आके. और सबको होता है कि बच्चा होगा तो ठीक हो जाएगा, बच्चा होगा ठीक हो जाएगा. Exactly. ये एक प्रॉब्लम है. इवन तो मेंटल इलनेस का भी लोग बोलते हैं मेंटल इलनेस ठीक हो जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा तो, या शादी मेंटल इलनेस का इलाज है. वो तो नहीं है. तो इसी वजह से कई लोग मैरिजेस ब्रेक भी नहीं करते कि पता कि इसमें अगर करेंगे तो बहुत कलेश होगा और ये सब चीज़ें होंगी. तो ये भी एक रीज़न होता होगा. तो वो चीज़ रहती है. तो अभी तो नया ट्रेंड आ गया, इसलिए आई थिंक दैट इज़ अ गुड ट्रेंड. I can't live like that because I am a different personality. I am like, when I get into marriage, I'm very I'm very dedicated or traditional type of marriage kind of personality. कि involved पूरा, and my life starts revolving around it, and for me it's the most important relationship. But otherwise the new trend, which is actually working also good, that is living together apart. Living together apart. Yeah, people are together in a marriage, but few of them are living in different cities because of the work. So
जितना साथ रहते हो बर्तन उतने खड़कते हैं, तो वो कम साथ रहते हैं, कम लड़ाई होती है और शादी चल रही है और खुश भी रहते हैं। तभी कहा था कि जब कोविड आया था तो हाँ। बहुत लोगों के उसके बाद डिवोर्सेस हुए क्योंकि वो कभी इकट्ठे रहे ही नहीं थे। हाँ नहीं, इतनी देर। कोविड में आई हैड डन अ नेशनल स्टडी मल्टी सेंट्रिक। हाँ जी। हम लोगों ने 5 सेंटर लिए थे, एम्स रायपुर, गंगानगर और भुवनेश्वर। डॉक्टर अमृत पटो जोशी थे उसमें, IPS सेक्रेटरी हैं जो। तो उसमें हमने कोविड लॉकडाउन का डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या इफेक्ट हुआ है एंड हाउ मच इट हैज़ इंक्रीज्ड। वो मेरी फर्स्ट मैरिज ब्रेक होने के बाद मैंने किया स्टडी एंड इट हैड इंक्रीज्ड अ लॉट। और रीज़न यही था कि पहले तो दूर दूर रहते थे, और दूसरा ये भी रीज़न था कि फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था कि हाउस मेड सब छुट्टी पे चली गई, और वेस्टर्न कल्चर में दे वर्क टुगेदर, या सुबह का खाना शाम को खा लिया, ये चीज़ें होती हैं। ये ऑर्डर भी नहीं कर सकते तो सब कुछ वहीं बनेगा। हाँ जी। और इंडियन कल्चर में वो चीज़ें नहीं हैं। वेस्टर्न में डिश वॉशर, दे हैव लाइफ स्टाइल लाइक दैट। जी। हाँ, इंडियन में मेड्स पे डिपेंडेंट है, मेड्स भी चली गई, और अब लड़कियों को ऑफिस का भी काम करना है घर से, और वर्क फ्रॉम होम है, और साथ में होम वर्क भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आई हैड रिटन आर्टिकल डिकोडिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड लॉकडाउन ऑन वीमेन, वर्क फ्रॉम होम ऑन वीमेन। तो काफ़ी स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ा था। तो उसके बाद से लगता है कि कुछ डायनामिक्स सोसाइटी के चेंज हुए हैं कोविड के बाद से। हाँ, डेफिनेटली चेंज हुए हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। इवन मैन हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन द हाउस होल्ड वर्क आफ्टर द कोविड, थिंग्स हैव चेंज्ड, और वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो गया है। मैनी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क फ्रॉम होम करती हैं। इवन कॉन्फ्रेंसेज बहुत वो हो गई हैं कि वेबिनार्स में कन्वर्ट हो गई हैं, पर वर्क which फ्रॉम I होम, miss. हाँ जी। सो वर्क फ्रॉम होम का मेंटल हेल्थ पे कुछ फर्क पड़ा है? It depends, like that only I'm saying that when you have the double responsibility of doing the homework and work from home, then definitely it impacts your mental health. क्योंकि otherwise if you go to the work, तो एटलीस्ट आप घर के काम से उस टाइम तक तो छुट्टी है। तो जैसे कहा जाता है, और मैंने भी कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरेक्शन की है, जो भी लोग उस समय कॉलेज में आए थे नए नए 2020 में, तो उनके पहले 1-2 साल वर्चुअल ही रहे हैं, एंड दे फाइंड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी सोशली। बाद में उनके कहीं ना कहीं अलूफ हो गए। हाँ, तो जैसे जो कॉलेज का टाइम होता है, जो पहले 2 साल होते हैं, काफ़ी ओपन अप करते हैं। तो सोशल विड्रॉल, अलूफ रहना, ये चीज़ें काफ़ी आ हाँ गई जी। कोविड के बाद डेफिनेटली। हाँ जी। और सोशल एंग्जाइटी भी हो जाती है कि आप अगर लोगों में गए नहीं तो आप स्टेज पे जाके बात कैसे करोगे। हाँ जी। हाँ, और सब इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है हम लोग, अदरवाइज डिजिटली वी आर हाइपर कनेक्टेड, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट अदरवाइज वी आर द मोस्ट लोनली जनरेशन। कि मेरे सामने कौन बैठा है, क्या खा रहा है, वो नहीं पता मुझे, कि उसको क्या हो रहा है, बट लंदन में जो बैठा है उसके बारे में मुझे मालूम है। एक कमरे में अगर 4 लोग हैं, चारों हाँ। फोन पे होंगे। हाँ, सो दैट इज, इट्स लाइक वी आर द हाइपर कनेक्टेड डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड एंड द लोनलीस्ट जनरेशन। मतलब हम हैं साथ में, पर अपनी अपनी दुनिया में। अब मेंस मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो इट्स अ रियल थिंग, इट्स अ प्योरली रियल थिंग। और ये बात भी सही है कि मेन हाइड देयर इमोशंस। वो अपने, वो क्या कहते हैं कि वो कई बार वो रो नहीं पाते, या वो चीज़ें हैं, और कई बार उनको लगता है कि रोएंगे तो सोचेंगे यार ये तो लड़कियों की तरह कर रहा है। तो वेयर एज सो अब मी बीइंग एन आर्टिस्ट एज वेल, सो उसमें आर्ट में तो आपको इमोशंस ही फ्लो करने होते हैं और हर तरह से रहना होता है। तो आई वीप इन मूवीज़, ये सब कुछ है, नो ओके है। बट वेयर एज आई फाइंड सम पीपल दे फाइंड इट सो ऑकवर्ड कि अब मैं इमोशन निकाल रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, और आई फाइंड कहीं ना कहीं वो उनके एंग्जाइटी लेवल्स अप हैं, या फिर वो कुछ दिख जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है पर ये बोल नहीं रहे। तो आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कितनी डीप है ये प्रॉब्लम? बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। मेंस मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली टू मच अफेक्टेड, वर्कलोड, फाइनेंशियल लोड, एवरीथिंग। दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनी थिंग्स, बट स्टिल एक तो एम्पैथी इज मोर विद द women. Like I still believe that, I don't get biased in that. But the another thing is like men don't talk.
एक तो हम लोगों को ये सिखाया गया लड़कों को मर्द को दर्द नहीं होता. That मर्द is को the भी biggest myth because feelings have no gender. यस Even pain has no gender, feelings have no gender, crying has no gender, anxiety has no gender, depression भी उतना ही है लड़कों में और anxiety भी उतना ही है. जितना हम भागते हैं उतना डिप्रेशन बढ़ता है. हाँ. And then obviously it has been seen females when they went out, ventilation and talking to each other, it decreases the stress levels. क्योंकि लड़कियां घर के कलेशों की बात करती हैं और लड़के क्या बात करेंगे, बस इतनी बात करेंगे चल आज बियर पी लेते हैं, बस उससे ज़्यादा दे विल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट लाइफ. मेरे एक्टिंग के जो गुरु हैं तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ बोली, कहते अगर आपको लगे ना कोई इमोशन जो आप बोल ही नहीं सकते या फिर किसी से शेयर नहीं कर सकते, जस्ट राइट इट डाउन और जला दो उसको. तो उससे क्या होगा कि आप लिखो भी खुल के, क्योंकि पता है कि जल जाना है, कहीं नहीं जाएगा. That's why journaling is very important. I have myself used journaling in my healing mechanism. Or writing has become my, like, I was never a write poetry and blogs. I have started writing as a healing mechanism. और मेंस मेंटल हेल्थ में एक तो वही है कि men can't cry और लड़कों को कमज़ोर समझा जाता है कि स्टोइसिज्म जो है कि men are meant to be masculine and strong, but crying is not a sign of weakness. Vulnerability is not a sign of weakness. Rather, that is a sign of strength. That's why even like this time I was like Walk for Mental Health. I urged the filmmakers Pooja Bhatt and Mahesh Bhatt were there that I believe to bring back the chocolate boys instead of झुकेगा नहीं साला पुष्पा to bring back our chocolate boys so men start becoming a bit tender again. हाँ, जैसे एक वो बात की जाती है कि अल्फा मेल वाली के एनिमल भी फिल्म आई थी और भी कबीर सिंह आई थिंक वही थी. हाँ जी, हाँ जी. तो इन फिल्मों से ग्लोरीफाई हो गया उस हिसाब से कि बहुत ज़्यादा. हाँ. वेयर एज जो आपने शाहरुख खान वाली बात की कि अगर इफ अ मैन इज रोमांटिक, इफ अ मैन इज एम्पैथेटिक, इमोशनल, तो लड़कियों को वो अच्छा लगता है, पर लड़कों को लगता है कि वो दूसरा अच्छा लग रहा है. अब एक्चुअल में लड़कियों को कौन अच्छा लगता है? आजकल वही हो गया बिकॉज ऑफ द मीडिया पोर्ट्रेयल. एनिमल मूवी आई, पुष्पा आई, कबीर सिंह. आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. ओ माई गॉड, कबीर सिंह, शाहिद कपूर इतना सेक्सी लग रहा है, मतलब इतनी एज में भी. तो डेफिनेटली कॉलेज गर्ल्स ऑल्सो, तो दे ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बॉयज लाइक दैट एंड बॉयज बिहेव लाइक दैट. पर लड़कियों को ये नहीं पता अगर ऐसा लड़का जिंदगी में सच में आ जाए तो क्या होगा. सिर्फ मूवीज तक ठीक है. सो दैट हैज टू बी चेंज मीडिया पोर्ट्रेयल because obviously girls also clap a lot in that movie and they also expect their boyfriends to be like that. So girls भी उतना ही वो हैं but they don't know the reality what is going to happen. वो एक तरह से ग्लैमराइज जब कोई चीज हो जाती है तो so that toxic masculinity which is being glamorized, that should be changed, and that is my main message to achieve the gender equality, to engage men as allies. Because men of quality are not afraid of gender equality. And men of quality are not afraid of gender equality. First of all. And toxic masculinity जो दिखाई जाती है उसको सब लोग कर रहे हैं ना कि even boys are mimicking, girls are loving that. अब कोई रिश्ता लेके आए मान लो तो गर्ल्स को भी ये लगेगा कि अरे नहीं ये तो ऐसे से लग रहा था, इसको तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ये तो हैंडसम नहीं था, ऐसा. इट्स लाइक दैट बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोना बी लाइक if life has to be spent with a toxic masculinity, a person who thinks only about himself and is aggressive. अब आपके साथ जो डिस्कशन है वो नार्सिज्म के बारे में बात करे बिना नहीं पूरी हो सकती. वो तो मैं 10 दिन तक भी बात कर सकती हूँ लगातार. तो ये नार्सिज्म और ये दो तरह की पर्सनालिटीज बोलते हैं, नार्सिस्टिक एंड एम्पैथ. फर्क क्या होता है? एम्पैथ का आई डोंट नो मच. इट्स लाइक वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. बट नार्सिसिज्म इज बेसिकली कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे अलावा सब गलत हैं. और दे आर द मोस्ट चार्मिंग मैन अराउंड. दे आर लाइक चार्मिंग अब्यूजर्स. कि आपको एक्चुअली में ऐसा लगेगा यू हैव गॉट अ मिसिंग सोलमेट. वो आपको इतना लव बॉम्बिंग कर देते हैं स्टार्टिंग में. दे आर द मोस्ट काइंड पर्सन आउटसाइड द रूम and even helping everyone else except you.
बट बिहाइंड द क्लोज डोर व्हाट हैपेंस नोबडी नोज. ये क्या, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे ये कैसे होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं? अगर मुझे मालूम होता आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है तो मैं यहाँ शायद 2 मैरिजेस में भी वैसा ना होती. मतलब वी डिस्पाइट बीइंग अ फैमिली ऑफ साइकेट्रिस्ट वी कुड नॉट आइडेंटिफाई the red flag signs because they are so charming. Still now if I like see and think about that part, I can't believe कि ऐसा हो सकता तो है. वो क्या डुअल पर्सनालिटीज होते हैं? It's not about dual, but they hide their control thing because they love you so much at that time. Love bombing, it's not love for you, it's their own ego boost कि आपको अच्छा लग रहा है और उनकी ego boost हो रही है कि देयर इज सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम उनका बढ़ जाता है. एंड दे गिव दैट विल बी द मोस्ट रोमांटिक पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू मीट देम एंड यू विल फाइंड द मोस्ट चार्मिंग मैन. एंड आफ्टर दैट सडनली ऑल्सो दे डोंट चेंज बट एट टाइम्स देयर बिहेवियर कीप्स ऑन चेंजिंग कि वंस यू आर देयर लाइफ लाइन एंड नेक्स्ट मोमेंट यू आर नथिंग दे विल स्टार्ट गैस लाइटिंग यू. गैस लाइटिंग एज इन कि यू आर क्रेजी और यू लुक सो अगली. इमोशनली थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल कमेंट्स देना. तो ये दोनों साइड से होता है? दोनों. या आई विल टेल अबाउट फीमेल नार्सिसिज्म ऑल्सो. तो मेल्स में इट्स लाइक फर्स्ट जैसे लव बॉम्बिंग आ गया, देन गैस लाइटिंग स्टार्ट होता है, इमोशनल मैनिपुलेशन, एंड फर्स्ट साइन दे स्टार्ट आइसोलेटिंग यू फ्रॉम एवरीवन. कैसे अपना पोजेसिवनेस दिखा के कि आई लव यू सो मच कि मेरे साथ ही रहो, एंड यू ऑल्सो गेट सो एंटेंगल्ड कि स्पाइडर वेब की तरह उनके लव में कि सब छोड़ दो मैं ही हूँ. हाँ. तो आप भी वैसा करते हो कि सब छोड़ देते हो. एंड इट्स लाइक जेम्स बॉन्ड की मूवी कैसीनो रॉयल में ही सेज वेस्पर is a bitter drink, but I still keep on going back. So similarly, narcissist love bombing is like that. You still want to taste it again and again, despite the abuse. Why? क्योंकि वो जो charm इतना ज़्यादा होता है कि उसके सामने आप abuse भी भूल जाते हो. जैसे स्टॉकहोम सिंड्रोम की भी कई बार हम बात करते हैं कि हाँ, that also happens in many females. That they get stuck in the highway movie में दिखाया था. जी. हाँ. तो they fall in love with it. It's like because trauma bonding हो जाती है. हमारे brain addict हो जाता है उस चीज़ को कि वो एक बार हमको प्यार कर रहे हैं, दूसरी बार they push you and then they come back like hovering होता है, which is like a vacuum cleaner की तरह suck करने आए हैं. The apologies, the gifts and the flowers, and you will be like, oh my God, he's doing so much. मैंने इसको खराब कर दिया, लगता है मेरे कारण ही ये हो गया. और एक जैसे रिलेशनशिप्स में होता है कि जो आपने बोला पोजेसिवनेस वाला, तो पोजेसिवनेस किस हद तक सही होती है या होती नहीं सही? आइडियली तो इट्स नॉट गुड इन एनी रिलेशनशिप. एंड मतलब आप जियो और जीने दो. हाँ, लिव एंड लेट. इट शुड बी लाइक स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट टाइम्स समटाइम्स यू गिव टू मच अफेक्शन कि आप लाइक आई वाटर्ड अ प्लांट सो मच दैट इट डाइड. जैसे कंपल्शन है कि आज डेली बात करनी है तो करनी है, और दैट शुड नॉट बी देयर. एक तो हाँ, कोई आपसे बाउंड नहीं है. एंड वही मैं बोल रही हूँ ना कि आई वाटर्ड अ प्लांट कि मैंने एक इतना अपना टाइम इतना प्यार दे दिया कि उसको दम ही घुट गया, उसका मर गया वो. दैट शुड नॉट बी देयर. एंड दूसरा जो नार्सिसिज्म में अनदर इंडियन फैमिलीज में जो एक राजा बेटा सिंड्रोम है कि मेरा बेटा तो गलत हो ही नहीं सकता, वो भी नार्सिसिज्म को बढ़ा देता है. राजा बेटा सिंड्रोम, दिस इज अ ट्रू थिंग. या तो उसमें होता है कि मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता भाई, चाहे वो मार रहा है, चाहे वो दारू पी रहा है, जो मर्जी कर रहा है, बस मेरा बेटा सही है. कि तुमने ही उसको ख़राब कर दिया, तुमने ही उसको आदत डाल दी, या तुमने झगड़ा किया होगा इसलिए दुखी है, इसलिए पी रहा है, पहले तो हाथ नहीं लगाता था. तो वो चीज़ें until and unless नार्सिसिस्ट बिगेस्ट इनेबलर इज़ द मदर. मदर जो होती है वो सबसे ज़्यादा नार्सिसिज्म बढ़ाती है. अब वो क्यों होता है? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में एक मदर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगती है अगर वो लड़का पैदा कर देती है. उसकी आइडेंटिटी ही लड़का पैदा करने से हो जाती है. सो दैट इम्पोर्टेंस बट शी गेट्स विद गिविंग बर्थ टू द मेल चाइल्ड. सो शी
गेट्स सो एंटेंगल विद दैट, क्योंकि उससे एक्चुअली में इंडियन सोसाइटी में लड़का पैदा कर दिया तो मतलब वो लेडी अपने आप को, क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी है ना। तो वही होता है कि फैमिली कंप्लीट अगर होती है, अगर Yeah. पहली लड़की है So, दूसरा लड़का हो जाए तो फैमिली हाँ, कंप्लीट बोली जाती है, I know. लाइक Yeah. कंप्लीट तो लड़की में भी हो सकती थी। हाँ। तो उसमें क्या है मतलब? तो उसमें वो एक, और दूसरा जो होता है फीमेल्स एक्चुअली जो हमारी जनरेशन्स में पहले भी अब्यूज रहा है, तो कई बार क्या होता है फीमेल गेट द अटेंशन और जो लव उसको बेटे से मिलता है, सो दैट शी इज़ नॉट एबल टू शेयर एंड शी इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट द मिस्टेक ऑल्सो। मैरिज के बाद वो एकदम से ज़्यादा उमड़ जाता है, बच्चे चाहे पहले भी कॉलेज से बाहर पढ़ते हों कि उसके साथ ज़्यादा जा रहे हैं, तो दैट कंपैरिजन इज़ देयर एंड दैट नार्सिसिस्टिक वो बढ़ा देती हैं कि मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा ठीक है। दैट आई हैव सीन इन ऑल मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज, क्योंकि उनकी सेल्फ एस्टीम ही उसी से जुड़ी हुई है ना, फीमेल की। और अगर हम अब फीमेल की बात करें, फीमेल नार्सिसिस्टिक, फीमेल नार्सिसिस्टिक इट्स लाइक मोर ऑफ अ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी काइंड ऑफ थिंग, जिसमें दे डू द फिजिकल अब्यूज, तो ऑब्वियसली इट्स कैन नॉट बी देयर मच। इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, कि जैसे आपने बताया पोजेसिवनेस, किसी और से बात नहीं करनी, या मेरे बिना यहाँ कैसे चला गया, एंड अदर देन दैट देयर विल बी लॉट ऑफ लाइक एकदम से ड्रामेटिक बिहेवियर। लाइफ इज़ लाइक ब्लैक और ग्रे, नॉट ग्रे ब्लैक और वाइट, या तो तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत खराब हो, एक मिनट में। प्रिकिंग, हर बात पे प्रिकिंग करनी। हाँ, और हर बात में ऐसा है कि या तो तुम एकदम से बहुत अच्छे बन गए कि तुमसे अच्छा बॉयफ्रेंड या तुमसे अच्छा हस्बैंड कोई हो नहीं सकता, और 15 दिन बाद तुमसे घटिया कोई नहीं हो सकता। सो दैट इज देयर, एंड बिकॉज देर मोर ऑफ लाइक हिस्ट्रियोनिक, दे वांट अटेंशन, उनको अटेंशन चाहिए। सो उसमें भी चाइल्डहुड जो एजुकेशन मतलब लर्निंग बिहेवियर वगैरह आता है, सम फीमेल्स हु आर नॉट लव्ड इनफ इन द चाइल्डहुड, या जिन्होंने देखा है फादर ने अबंडन कर दिया मदर्स को, दे बिकम वेरी क्लिंगी, है ना, दो एंग्जाइटी, दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल। और एडोलेसेंस मूवी में भी ऐसा था कि बॉय यूज्ड टू मिमिक द फादर एग्रेशन, और बहुत क्लोजली देखोगे तो जो सिस्टर वाज लिविंग ऑन अ सर्वाइवल मोड। जब आप I'm yet to watch that. I'm yet to watch you that. watch that, you will notice, because very few people have noticed that. And I also noticed it after my dad's teacher actually explained it to me, that you closely notice that female is living on a survival mode because she has seen so much aggression in the father, तो उसको हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहना है, और बेटा उसको ही मिमिक कर रहा है। और पता है कि क्योंकि लड़के ऐसे ही मिलेंगे, वो माइंड में बैठ चुका है कि ऐसे ही होते हैं लड़के। दिस इज सो एनलाइटनिंग, दिस सेशन बहुत सीखने को मिल रहा है। और सो नार्सिसिज्म इज लाइक, मैंने बहुत ब्लॉग्स लिखे, आई विल शेयर विद यू, एंड तो एट टाइम्स आई से लाइक वन कोटेशन इज like you were his sunshine, what happened, climate changed, क्योंकि वो उस टाइम पे आप इतने अच्छे लग रहे हो उसको, और एकदम से उसका क्लाइमेट ही बदल गया, तुमसे घटिया कोई नहीं है लड़के का। एंड तुम्हारे फ्रेंड्स पूछते तुम तो बोलती थी वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, अब क्या हो गया, कि मौसम बदल गया। मौसम बदल गया। दिस सेशन हैज़ बीन, हमने बहुत टॉपिक्स कवर किए हैं। मैं शुरुआत करूं कि आप एक साइकेट्रिस्ट फैमिली से हैं, एक तो वो पॉइंट भी डिस्कस हुआ, फिर मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस हुआ, फिर देन वी टॉक्ड अबाउट द टैबू वर्ड, सेक्स टैबू वर्ड हो गया, फिर मेंटल हेल्थ का भी टैबू वर्ड है, देन नार्सिज्म के बारे में बात हुई है, ट्रॉमास के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पूरा एपिसोड ही होलिस्टिक बन गया है, और इतनी अच्छी डिस्कशंस हुई हैं आपके साथ। पर क्योंकि समय का तकाजा है, एंड आई वांट maximum people to watch and listen to this episode. एक मैं चाह रहा हूँ टेक अवे आपका इस एपिसोड से, एंड अ मैसेज टू एवरीवन कि मेंटल हेल्थ को कैसे देखें, कि लाइफ का कैसे एक डेली हिस्सा बनाएं, नॉट एन इंडिविजुअल बट एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी इन जनरल, एंड देन एज अ कंट्री। मैं इंडिया की बात करूंगा अभी फिलहाल। सो एक कि मन की स्थिति आपकी बीमारी या कुछ नहीं है, वो आपकी दिनचर्या है। आपके मन की स्थिति आपकी दिनचर्या बनाओ, कि मन कैसा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल, और सोसाइटी के लिए कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से तुम पागल नहीं डिक्लेयर होते हो, और सेक्स की बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल, दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं आपकी लाइफ में, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ। जैसे आप बीपी शक्कर की बात कर रहे हो उसी तरह डिप्रेशन की भी बात कर सकते हो। और तीसरा जो है कि ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, और ट्रीटमेंट में भी आई बिलीव कि मेडिकलाइजेशन से साथ इट शुड बी होलिस्टिक ट्रीटमेंट। सो कीप योर पॉजिटिव थिंकिंग, कीप स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड स्लीप हाइजीन, और ड्रग्स वगैरह से दूर रहें। और डेफिनेटली स्लीप हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दो योर डिजिटल डिटॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट दीज डेज, कि हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं फ़ोन्स पे कि हम 1 मिनट भी शायद फ़ोन के बिना नहीं होते। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। हाँ, डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए। सो बिकॉज योर मेंटल हेल्थ, माइंड नीड्स अ ब्रेक, एंड देयर हैव बीन स्टडीज़ कि व्हेन यू टेक अ रेस्ट, मेंटल रेस्ट, कि आप 2-3 घंटे का भी डिजिटल डिटॉक्स करेंगे या मेंटल रेस्ट लेते हैं, योर ब्रेन सेल्स रीजनरेट। 2-3 घंटे में भी? That has to be taken. Yeah, definitely there is a change. And so ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और सोसाइटी शुड रिमूव द स्टिग्मा कि अगर आपकी बहू सेक्स के बारे में बात कर रही है या किसी को डिप्रेशन हो गया है, तो चूँकि एक मैं बताना चाहूँगी कि पीरियड्स के टाइम पे इट्स वेरी नॉर्मल। पीरियड्स की बात हर कोई करता है, बट पीरियड्स के टाइम पे डिप्रेशन, मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं। हाँ, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाई है मेरी फ्रेंड ने, आई एम मेडिकल एडवाइज़र विद हर, हील साइकिल, जिसमें आप अपने मूड सिम्टम्स भी ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल IVF इतना करा रहे हैं लोग कि IVF में कितना मूड अफेक्ट होता है, तो उसको ट्रैक करना ज़रूरी है कि वो डिप्रेशन, सुसाइडल या वैसा ना बन जाए। ट्रैक करते रहें। उसमें AI थेरेपी है। और मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। Love yourself first and take care of your mind. And for doctors and even everybody, it's like you cannot pour from empty cup. कोई, जब तक आप अपनी खुद की मेंटल हेल्थ सही नहीं रखोगे, आप किसी और का कैसे ठीक कर सकते हो? बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे डॉक्टर्स, तो बाकियों का कैसे रखेंगे। No, but thank you so much for taking out time, coming all the way from Sri Ganganagar, and ये बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत एनलाइटनिंग सेशन रहा है। और इस शो पे आके कैसा लगा, सुप्रीत सिंह शो पे आके? It was lovely, and I would like to ask you 1 or 2 questions. जी जी, sure, Yeah. sure. You have been into this, and I have been reading your LinkedIn thing. So one thing I want to know, like about the climate change recently you wrote. कि उसमें what are your views, like क्लाइमेट चेंज, मैं एल गॉर की ना बहुत साल पहले आई सॉ हिज डॉक्यूमेंट्री। तो क्लाइमेट चेंज में मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ बीन हैपनिंग सिंस लॉन्ग। क्लाइमेट चेंज, हम कह रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स आर राइजिंग, बट ये इतनी ज़्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम है कि हम बड़े मुद्दे मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, छोटे मुद्दे हाईलाइट करके। एंड इट हैज़ टू बी डन एट अ कलेक्टिव लेवल। और जिस दिन ये एक झटका लगा, तब लोगों को समझ आएगी। हालांकि अभी लग रहे हैं झटके, फ्लड्स आ रहे हैं, कई जगह गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दिस, मतलब इट हैज़ टू बी। और ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हम एक्सेप्टेंस से दूर, वही है ना, हम for everything it's like acceptance is the key and awareness is the key. और सबसे क्या होता है कि जब तक वो बीतती नहीं ना, तब तक हम सुधरते नहीं, सीखते नहीं। और अभी भी जैसे अभी हिमाचल में भी बाढ़ आई है, और बार बार आ रही है, हर बार आ रही है, पर हम गलतियों से सीख नहीं रहे। तो हमें सीखना पड़ेगा और सीख के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गलती एक बार ही होनी चाहिए, बार बार नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ थिंग विच वी नीड टू नो मोर अबाउट व्हाई क्लाइमेट इज़ चेंजिंग। हमें ये हमारे करिकुलम का तो चलो हिस्सा बनना ही चाहिए। इट अफेक्ट्स अस, इट्स अफेक्ट्स आवर नेक्स्ट जनरेशंस। जब टेम्परेचर 60 डिग्री पहुंच गया, कौन सर्वाइव करेगा? तो यस, सो दिस इज। And AI you had written, whether it's a boon or a error. I have mixed comments on that, क्योंकि Yeah. AI अगर used wisely is very good, but again HI और AI अगर इकट्ठे रहेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना AI भी ढंग से काम नहीं करेगा। एंड वी नीड टू बी ह्यूमंस फर्स्ट, Yes. अगर AI को सही रखना है तो। And for men also I will give this message कि be a man, यार ये नहीं है, be a human. Yes. Very nice. And yeah, definitely artificial intelligence is a double-edged sword, but without human compassion and empathy,
therapies are not possible. Exactly. Otherwise, artificial intelligence is definitely, Dubai has been using it wonderfully to develop the country. अगर हम अंदर से फुलफिल्ड नहीं होंगे, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, हम दुखी ही रहेंगे, मुझे ऐसा हाँ, लगता है. definitely. पहले अंदर से हम शांत हो, इंसानियत लेके चलें, और लेट्स बी सेंसिटिव टू एवरीथिंग अराउंड अस. वी आर नॉट सेंसिटिव. ये एक एक्टिंग का मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि आई हैव बिकम now too sensitive to everything around me. I used to be an actor many years ago. अभी दोबारा शुरू किया, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं कर पाते. अगर कुछ गलत हो रहा है तो हो रहा है यार, ये इसको सही करो. ऐसे नहीं कि निकल रहे हो तो पहले कि निकल गंद पड़ा तो पड़ा रहे यार, मेरा थोड़ा काम है. तो वी हैव टू बी अवेयर, Observation बढ़ जाता. अवेयर ऑफ द लाइफ अराउंड अस. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. And you have, like, you wear diverse hats, you have diverse experience. आपका क्या life lesson है? I would like to learn about it. Yeah. लाइफ लेसन यही है कि वन नीड्स टू कीप ऑन इवॉल्विंग, एंड आई लव टू मूव विद द फ्लो ऑफ लाइफ. तो वो फ्लो Yeah. ऑफ लाइफ आई एंजॉय. एंड आपको अगर आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, तो यूनिवर्स शोज यू ऑल द Yeah, रास्ते because दिखाता I have रहता है. seen you are very dedicated, passionate about work and everything. Like, it's really good to meet you also as a person, and otherwise also I have been following your posts. They are like very dedicated. You are with diverse hats you are wearing. Yeah. नहीं, थैंक यू. आई एम लकी इनफ, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड टीम एज वेल, जो Yeah. मुझे इतना कुछ करने देते हैं. Definitely, teamwork is important. Yeah. हाँ जी, थैंक यू सो मच.